नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार बहन हैं, विवाहित महिला हैं, उनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी बहन की कहानी है जो कई बहनें ऐसी नहीं होती कि वो बाजार जाती हैं, मान लीजिए कोई सब्जी खरीदने के लिए जाएंगी या घर का राशन खरीदने के लिए जाएंगी तो पूरा टाइम पल्लू से अपना चेहरा ही छुपाती रहेंगी। क्यों? क्योंकि जो चेहरे होते हैं उन पर चोटों के निशान होते हैं। तो बेचारी यहाँ से छुपाएगी कि आंख की चोट किसी को नजर ना आ जाए, यहाँ जो जबड़ा ऑलमोस्ट तोड़ दिया था, है ना, उसमें जो दांत का दर्द है, जो सूजन है, वो किसी को नजर ना आ जाए, वरना लोग अगर देखेंगे कि इतनी ज्यादा बुरी हालत में हूं तो पता नहीं क्या सोचेंगे। तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर अपने जीवन के अंदर फेस कर रही हैं, अपने घर के अंदर फेस कर रही हैं। विवाह को बहुत समय नहीं हुआ है, लेकिन ये 4-5 सालों के अंदर ही जैसे बस हो जाती है ना इंसान की, कितना मार खाएगा 4-5 सालों में। सोचो कितने दिन होते हैं और कितने दिनों में कितने घंटे होते हैं। तो लगभग 1700-1800 दिनों से जो है बच्ची टॉर्चर झेल रही है। शादी के पहले दिन ही जो टॉर्चर है वो शुरू हो गया था। बहुत छोटा सा अबोध बालक है इनका, बहुत छोटा इनका बच्चा है जिसको अकल नहीं है। तो जो बहन है वो इस चीज़ को लेकर के भी बहुत ज़्यादा चिंतित रहती हैं कि भाई मेरे छोटे से बच्चे का क्या होगा। देखो, इतने ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रही हैं, रोज़ झगड़े होते हैं, रोज़ इनको खौफ के अंदर जीना पड़ता है, क्योंकि इनके जो पति हैं वो घर में तोड़ा फोड़ी बहुत ज़्यादा करते हैं, चिल्लाते बहुत ज़्यादा हैं, और कुछ भी करो तो जैसे इंसान जा रहा है तो ऐसे आंखों से देखते ही रहते हैं, है ना, और कभी भी मन कर जाएगा तो जैसे वो पिटाई शुरू कर देते हैं। तो बहन इस चीज़ को लेकर के चिंतित हैं कि मेरे साथ जो हो रहा है, देखो जैसे तैसे जब तक जिंदा हूं तब तक झेल रही हूं, लेकिन ये जो छोटा बच्चा है अभी तो इसको अकल नहीं है, बड़ा जैसे होने लगेगा तो इसके जो व्यक्तित्व है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का। बच्चे का जीवन भी पूरी तरह से जो है वो खराब हो जाएगा। तो बच्चे को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। बहन ने विशेष बात बताई कि इनके जो पति हैं ये उस दिन तो जरूर मारपीट करते हैं जिस दिन अपनी बहन के घर होकर के आते हैं। इनकी एक ननंद हैं जिनका डिवोर्स हो चुका है। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों कि जो कसम खा लेते हैं कि अगर हमारा घर नहीं बसा ना तो हमारे आसपास के लोगों का भी नहीं बसने देंगे, मेरा नहीं बसा तो मेरे भाई का कैसे बच जाएगा, है ना। तो वो कसम खा रखी होती है उन्होंने कि वो हर वो चीज़ पॉसिबल है जो वो करेंगे जिससे कि इनका घर भी बर्बाद हो जाए, है ना, कि मैं दुखी हूं तो पूरी दुनिया के अंदर दूसरे किसी व्यक्ति को सुखी रहने का अधिकार नहीं है, सब दुखी हैं, सब मरे, है ना। तो वो वाले जोन की इनकी जो है ननंद हैं और कान भरती रहती हैं। इनको ये भी शक है कि भाई वो कुछ करती कराती हैं, क्योंकि ये कहती हैं कि पति अगर उनके घर गए हैं ना तो जो उनका रूप होता है ना, वो आती हैं। तो क्या ऐसा कुछ है, ये जानना चाहते थे। तो पति इतना ज़्यादा मारपीट क्यों करते हैं, इतना ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन क्यों है, क्यों मुझे डरा सहमा रहना पड़ता है, और ननंद को क्या आफत मची हुई है, क्यों वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है ना, अपना जीवन सुधारने की जगह मेरा भी जीवन क्यों बिगाड़ रही है, ये एक तो बहन अपने इसके माध्यम से जानना चाहते थे। अच्छा, दूसरी चीज़, कब इनके घर में झगड़ा होता है, ये कहती है जब भी मैं कुछ अच्छा करने का प्रयास करूंगी तो मेरे घर में झगड़ा होगा। अच्छा, यानी कि मान लीजिए अब घर में अशांति बहुत ज़्यादा है, तो अशांति को समाप्त करने के लिए इंसान क्या करता है, पूजा पाठ करता है। घर में जिस दिन जोत जला ली, है ना, उस दिन तो पति ऐसे पीछे पड़ जाते हैं कि घर के सारे दिए बुझा दूंगा, सांसें रोक लूंगा, इस घर में जोत कैसे जगा ली तुमने मंदिर के अंदर। चलो घर में जोत नहीं जगाती, पति अपना काम पे गया हुआ है, ये अपना पीछे से मंदिर चली गई, है ना। किसी दिन जैसे मंदिर में गए, भाई वहाँ पे जो है 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया कि भी कुछ शांति आए, कुछ शक्ति मिले, है ना, या कुछ और कहीं गए थोड़ा ध्यान कर लिया, शांत जगह पे जा कर के बैठ गई, मान लो कहीं पे, है ना, वो प्रकृति के बीच में बैठ गई, कुछ शांति मेरे को मिले। जिस दिन इनमें से कोई भी कार्य करेंगी उस दिन पति का रूप ऐसा बदला हुआ होगा कि जैसे कोई राक्षस बन गया है।
इनके पति को कोई बताता नहीं है कि ये मंदिर गई थी, इनके पति को बताता नहीं है कि पाठ किया, इनके पति को बताता नहीं कि इन्होंने ध्यान किया। पता नहीं कहां से उसके अंदर इंस्पिरेशन आता है कि किया, और वो ये नहीं बोलता कि तूने पूजा पाठ क्यों किया, वो तो आगे सीधा मारता है कि ऐसे कैसे कर लिया, है ना। तो क्या होता है दोस्तों, जिन लोगों से हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं ना, उन आत्माओं को ना अंदर से इंस्पिरेशन आ जाता है, जैसे वो हमारे को बर्बाद कर देना चाहते हैं, वो हमारे को मार देना चाहते हैं। तो आप अपने लेवल पे कुछ भी अगर आप पुरुषार्थ करेंगे तो आत्मिक लेवल पे उनको टचिंग हो जाती है कि ये कुछ ऐसा कर रही हैं जिससे कि ये बाहर निकल सकते हैं, ऐसा क्लैरिटी मिले, तो वो परिस्थितियां बना करके रखते हैं जिससे कि आप दबे रहें, आप परेशान रहें। तो क्योंकि ये चीज़ है तो बहन ये बात जानना चाहती थी कि भाई कोई प्रेत आत्मा वगैरह का कोई कहानी तो नहीं है यहाँ पे कि भाई कुछ किया कराया हो, ये भी बात मैं जो है जानना चाहती हूँ। फिर इतना ज़्यादा इनके साथ हो रहा है तो बहन ये जानना चाहते थे कि क्या मुझे इस रिश्ते के अंदर रहना चाहिए या मुझे इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, क्या मैं इसको एंड कर दूँ। उनको इस चीज़ पे कॉन्फर्मेशन चाहिए था, है ना। कुछ प्रयास इन्होंने पहले भी किया है लेकिन कुछ अड़चन आ जाती है। वो अड़चन कौन डालता है, इनको आज़ाद कौन नहीं होने देता, इसके बारे में बाद में बताएंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे किरदार हैं जिनके बारे में नहीं बताया था, जो कि इनको इस परिस्थिति के अंदर बनाए रखने के जिम्मेवार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो जैसे वो किरदार का छोटा सा अबोध बालक, ये बच्चा ही है, एक माँ होती है बच्चे की तरफ देखती है कि रोटी तो मिलती है इसको, मैं अलग हो जाऊं और उसके बाद मेरे पास कोई व्यवस्था ना हो तो इसको कैसे पालूंगी, ऐसे सोचती है माँ, है ना। तो फिर दूसरी तरफ सोचती है कि भाई इसकी तो हरकतें ऐसी हैं, मेरे को जिंदा ही नहीं रहने देगा, कल को इसको भी मार देगा तो फिर क्या होगा। तो द्वंद्व में इंसान फंसा रहता है। और कौन रोक रहा है इनको इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट के अंदर, गाइडेंस इनको कहीं से मिल रही है, तो उसके बारे में भी जो है वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो ये था दोस्तों इनका मतलब कंसर्न, जिसको लेकर के इन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, और दो जीवन जो हैं वो इमर्ज हुए थे इस केस के अंदर। दोनों जन्मों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले प्यारे भाइयों और बहनों, हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों यूट्यूब के ऊपर इनके यूज़र आईडीज हैं ज्योत्सना जोशी, प्रवीण कुमारी, खुला रहे दरबार और सत्येंद्र कुमार। ये उनके यूज़र आईडीज़ हैं, यूज़र नेम्स हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट किया है। दोस्तों हमारे चैनल पे दो प्रकार की मेंबरशिप्स अवेलेबल हैं। एक है हीलिंग सर्कल। हीलिंग सर्कल के अंदर जो भी मेंबरशिप के लिए ऑप्ट करते हैं उनको हर महीने एक ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन अटेंड करने को मिलता है, एक्सपीरियंस करने को मिलता है, जिसमें किसी भी एक समस्या को लेकर के, क्योंकि ग्रुप के अंदर हो रहा है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें नहीं ली जा सकती, किसी भी एक समस्या को लेकर के आप अपने पूर्व के जीवन को अनुभव करने का प्रयास कर सकते हैं। हीलिंग सर्कल वाले जो मेंबर्स होते हैं उनका सेशन हर महीने के फर्स्ट वीक में होता है ना। इसी प्रकार से दोस्तों एक दूसरा मेंबरशिप होता है जिसको बोलते हैं हीलिंग सर्कल प्लस। हीलिंग सर्कल प्लस के अंदर जो भी भाई बहन मेंबरशिप के लिए ऑप्ट करते हैं उनको महीने में 5 से 6 अलग अलग हिप्नोथेरेपी के सेशंस अटेंड करने को मिलते हैं, जिसमें 2 ग्रुप पीएलआर के सेशंस होते हैं और 3 से 4 अन्य ऐसे सेशंस होते हैं जिससे कि आपके जो अंदर जैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर नेगेटिविटी बस जाती है, नेगेटिव संस्कार बस जाते हैं, हमारी पर्सनालिटी दब जाती है। तो अलग अलग प्रकार के ऐसे हिप्नोथेरेपी के सेशंस जिसमें कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस किया जाता है और समस्याओं के जड़ों तक पहुंच करके उनको काटने का, वो जलाने का प्रयास किया जाता है, ऐसे सेशंस भी कराए जाते हैं। जैसे इनर चाइल्ड हीलिंग का सेशन हो गया, वूम्ब इम्पैक्ट हीलिंग का सेशन हो गया, नेगेटिव एनर्जी रिमूवल हो गया, कॉर्ड कटिंग सेशन हो गया, इस प्रकार के कई सारे फियर रिमूवल सेशन, इस प्रकार के कई सारे सेशंस होते हैं। तो 3 से 4 सेशंस हर महीने कराए जाते हैं और 2 ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन। और हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि आज 18 जुलाई 2026 है जब इस वीडियो को हम मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहे हैं और चैनल पर पोस्ट करने वाले हैं। आज ही के दिन शाम 4 बजे
ग्रुप पीएलआर का सेशन होने वाला है। ये इस महीने का सेकंड ग्रुप पीएलआर का सेशन है। तो जो भी भाई बहन हीलिंग सर्कल प्लस के अंदर मेंबर होंगे वो इस सेशन को अटेंड कर पाएंगे। अगर आप भी हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, इन एक्सक्लूसिव सेशंस का आप लाभ उठाना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। जब आप चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर लेते हैं तो जो निर्धारित समय होता है उस पर आपको, जैसे आज हमने बताया आज 4 बजे सेशन होगा, तो अगर आप चैनल के मेंबर हैं और आप एलिजिबल हैं सेशन के लिए तो आपको यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई वो लाइव जो है चालू हो गया है। अगर किसी कारण से आप लाइव के समय पर सेशन अटेंड नहीं कर पाते तो सेशन की जो लाइव रिकॉर्डिंग है वो 24 आवर्स तक चैनल पर अवेलेबल रहती है। तो उसके माध्यम से आप अपना जो भी कन्वीनियंट टाइम आपको मिले इन द नेक्स्ट 24 आवर्स आप उस पर भी सेशन अटेंड कर सकते हैं। तो ये तो था मेंबरशिप के बारे में। तो जैसे कि हमने कहा, अगर आप चाहें तो ज्वाइन बटन दबाएं और मेंबरशिप के लिए ऑप्ट करें। अब प्यारे भाई और बहनों, हम बात करते हैं कि जो पहला पूर्व का जीवन इमर्ज होता है सामने, जो दृश्य सामने आते हैं उसके अंदर क्या नजर आता है, किस प्रकार की परिस्थिति होती है। दरअसल 2 पूर्व के जीवन सामने आए थे। तो पहले तो दृश्य ऐसा दिखाई देता है कि एक कोई युवक है जिसका ना विवाह नहीं हो रहा है पूर्व के जीवन में, और जो युवक है उसकी मतलब 28, 29, 30 वर्ष की आयु हो गई है। पुराना जमाना है और 30 वर्ष की आयु के युवक का अगर विवाह ना हो तो मतलब ये समझा जाता है कि भाई इसका तो जैसे अब शादी होगी ही नहीं, क्योंकि पहले के टाइम में तो क्या 14-15 साल की उम्र में ही शादी हो जाती थी, है ना। तो वो वाला जमाना चल रहा है। अच्छा, युवक की विवाह क्यों नहीं हो रहा है, शादी क्यों नहीं हो रही, बड़ा अटपटा सा इसका कारण सामने आता है। वो ये है कि युवक अपने दादा दादी के साथ रहता है, पेशे से किसान है, मिडिल क्लास टाइप, जमीनें हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं है, कम जमीन भी नहीं है, अच्छा खासा गुजर बसर हो जाता है ना। जैसे 15 किले 20 किले वाला किसान होता है तो उस टाइप का हिसाब किताब है। और खेती कोती ठीक है, खुद करता है, कुछ इसके साथ लोग कुछ मजदूर वगैरह भी वो भी काम करते हैं। फिर जो है घर पे दादा दादी हैं, दादा दादी की सेवा करता है, और मम्मी पापा जो है वो गुजर चुके हैं। तो जो आसपास के पड़ोसी हैं या इनके गांव के लोग हैं तो वो ये सोचते हैं कि भाई दादा दादी तो कभी भी गुजर सकते हैं, अगर माता पिता का साया सर पे ना हो और हम अपनी बेटी को इसके घर के अंदर ब्याह दें तो हमारी जो बच्ची है ना भाई उसकी ना सिक्योरिटी नहीं होगी, है ना। कि माता पिता 100 तरह की समस्याएं होती हैं, माता पिता होते हैं तो वो संभाल लेते हैं, तो हमारी बच्ची का क्या होगा, वो तो अकेली रह जाएगी इनके घर के अंदर। इसी चीज को परस्यू कर करके मतलब लोग जो हैं इनका विवाह होने नहीं देते हैं। बाहर से भी रिश्ता आता है तो भाई ये वाली बात जो है कानों में डाल देते हैं, पता नहीं क्या दुश्मनी है गांव के लोगों को। तो इस कारण की वजह से इसका विवाह नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लड़का भी कुछ परेशान है क्योंकि जो अपना घर है वो बसाना चाहता है। तो ऐसा समझने का प्रयास किया जाता है कि ये जो लड़का दिख रहा है भाई इसका कभी विवाह हुआ या नहीं हुआ। तो थोड़ा आगे समय में जाते हैं और 1-2 वर्षों के अंदर ऐसा दिखाई देता है कि जो युवक है इसका विवाह हो गया है। लेकिन जिस महिला से इस युवक का विवाह हुआ वो एक तो उम्र में कुछ इससे बड़ी है, 3-4 वर्ष इससे बड़ी है, और दूसरा वो जितना आपा कहने पंजाबी से छड़ी हुई है ना, मतलब कि उनका जो पति है, ये पुराना जमाना डिवोर्स नहीं होता था उस टाइम पे, लेकिन वो जो महिला है उसके पति ने उसको छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा पता नहीं, वो अच्छी है बुरी है कुछ पता नहीं, छोड़ दिया है, और उसका एक 15 साल का बेटा भी है। तो इन्होंने उस महिला के साथ विवाह कर लिया है। अब ऐसा दृश्य में दिखाई देता है कि जो वो महिला है, महिला तो बहुत अच्छे से सबके साथ व्यवहार कर रही है, लेकिन उसका जो बेटा है, बेटा ना बहुत ही जैसे नलायक टाइप है ना, थोड़ा नासपीटे टाइप नहीं होते कुछ, है ना। वो कोई काम करके राजी नहीं, पूरे टाइम पड़ा रहता है, या तो आवारागर्दी करेगा या घर पे पड़ा रहेगा, खाना खाने घर पे आ जाएगा, उसके बाद अपनी आवारागर्दी के लिए करने के लिए वो निकल जाएगा। इसलिए ऐसा बोला जा रहा है पढ़ाई लिखाई भी नहीं करता। जैसे इनके साथ विवाह हुआ तो इन्होंने कहा कि अगर ये पढ़ना चाहता है तो भी पढ़ना चाहिए इसको, पढ़ने के लिए तो पढ़ाई बाबूजी कई साल पहले ही छोड़ चुके हैं ना, पढ़ाई करता नहीं है। और इनके जैसे खेत हैं, अब वो बेटा बन गया है तो
खेत को संभाल ले, आगे तो सब कुछ उसका ही होना है, तो खेतों के अंदर भी काम नहीं कराता है, कोई हेल्प नहीं कराता। यहाँ तक कि अगर बापू को रोटी भी देनी हो, अब तो ये इनके जो लड़का है पिता हो गया है ना, तो उसको मतलब वो ऐसे कि मेरा ऐसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। और जो महिला विवाह करके आई है वो बहुत ही अच्छे से जो है, जो दादा दादियाँ उनकी सेवा कर रही है, इनको बहुत प्यार से ट्रीट कर रही है, सब कुछ बहुत अच्छा है ना। तो ऐसा दिखाई दे रहा होता है कि भाई लड़का ही ना कुछ विलन सा है ना, जैसे यही कोई प्रॉब्लम की जड़ निकलेगा। ये जो है ना लड़का जो है नशेड़ी भी है शायद, तो छुप छुप के नशे करता है। और फिर मतलब ऐसा दिखाई देता है कि अभी तक जो चीज़ सामने से दिखाई दे रही थी वो एक्चुअली में सत्य नहीं है। कुछ ऐसा दृश्य इमर्ज होता है जिसमें पता लगता है कि ये जो माँ और बेटा हैं जो विवाह करके यहाँ पर आए हैं, ये अकेले में कुछ बात कर रहे हैं, और अकेले में ये बात कर रहे हैं कि इनके घर का जो कुछ भी है ना, ये हमारे को हमारे कंट्रोल में करना पड़ेगा, वरना ऐसे ही माँ तुझे नौकर बन करके यहाँ पे रहना पड़ेगा। और वो जो महिला है वो भी पूरी तरह से अग्रीमेंट के अंदर है कि हाँ, वो कह रही है कि मैं प्रयास तो पूरा कर रही हूँ, लेकिन माहौल बनाने में कुछ टाइम तो लगेगा ना, ऐसे कैसे हम करवा लें, जोर जबरदस्ती से होगा तो नहीं, पर अभी मैं माहौल बना रही हूँ, माहौल मुझे बनाने दे, ठीक है। और वो माँ ही उस बेटे को बोल रही है कि तू ऐसी हरकतें करता रहे, क्योंकि मैं ये प्रेजेंट करूंगी कि मैं भी तेरी हरकतों से बहुत परेशान हूं, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। तो जिस चीज को त्रिय चरित्र बोला जाता है दोस्तों, वो यहां पर दिखाई दे रहा है कि वो जो सामने से महिला, वो छड़ी हुई महिला जो आई है इनके घर में विवाह करके, वो असली में एक अच्छी औरत नहीं है, वो असली में चाल चल रही है अपने बेटे के साथ इनका सब कुछ हथियाने का। दोस्तों कभी कभी हमारे को ऐसा लगता है कि कई सारे ना हमारे अपने भी रिश्तेदार होते हैं जिनकी इंटेंशन होती है कि सब कुछ हमारे को मिल जाए, और इस तरह के जो लोग होते हैं एक्चुअली में उनकी इंटेंशन होती है सब कुछ मुझे मिल जाए। इतनी सारी अगर मटीरियलिस्टिक चीज़ें व्यक्ति को मिल भी जाए, मान लीजिए बड़ा घर भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन अगर बांटने के लिए उसको परिवार ही ना हो आपके साथ, आपको प्रेम करने वाले लोग ही ना हो, आपको समझने वाले लोग ही ना हो, तो उसका फायदा क्या है? मतलब करेंगे क्या ये सब लेकर के, है ना। बट एनीवेज कार्मिक अकाउंट होते हैं तो लोग करते हैं। तो ऐसी उनकी सोच दिखाई दे रही है कि भाई हमारे को सब कुछ जो है हमको लपेट लेना है। फिर एक और दृश्य जो है इमर्ज होता है जिसमें दिखाई देता है कि वो जो महिला है वो डिप्रेशन के अंदर चली गई है। जब शाम को खेत से काम निपटा करके वो पुरुष घर आता है तो दरवाजे पर ऐसे पड़ी हुई मिलती है, आंखों से आंसू निकल नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसे जैसे आंसू छपे हुए नहीं होते कि बहुत ज्यादा रोई थी, ऐसे करके बेसुध होकर के गुमसुम होकर के बैठी रहती है। पति एक दिन नोटिस करता है, 2 दिन नोटिस करता है, उसे पूछता है कि भी क्या हो रहा है ये, तो कई दिनों तक तो वो बताती नहीं है। वो ऐसा भी दिखाती है कि जैसे उसने खाना पीना सा छोड़ रखा है, और खाना पीना छोड़ करके कमजोर होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। तो जो पति है उसको चिंता होती है, तो वो उससे पूछता है कि भाई ऐसा क्यों कर रही हो तुम, मुझे बताओ तो सही क्या चल रहा है, भाई मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारे सुख दुख का साथी हूं, मुझे बताओ। तो कहती है कि मैं अपने जीवन से बहुत बहुत दुखी हूं, एक मेरा बेटा है, इससे भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि कुछ ये करेगा। आप देख रहे हैं कि कैसे ये जो है नालायकी की तरफ बढ़ रहा है, ना कुछ काम करता है, ना पढ़ाई लिखाई करता है, तो मेरा सहारा कौन बनेगा, मैं जब मेरी उम्र बढ़ जाएगी मुझे कौन संभालेगा। तो पति बोलता है कि ये तुमने क्या बात बोल दी। अच्छा देखो चालाक बहुत है, जानबूझ करके पहले उसने अपने बेटे के बारे में बोला, तो उसने बोला ये तुमने क्या बात बोल दी, मैं हूं नहीं क्या तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे को संभालूं। तो वो कहती है कि नहीं, आप पर तो भरोसा कर ही नहीं सकती ना, आप ही की तरह मेरा पहला पति भी तो था, उसने भी ऐसे ही भरोसे मुझे दिलाए थे और वो करके मुझे अपने घर ले आया था, और देखो इतना बड़ा बेटा हो गया, अपना सब कुछ मैंने उस पर न्यौछावर कर दिया, जब उसका मन आया उसने मुझे उठा करके घर से बाहर कर दिया, मुझे छोड़ दिया। तो औरत की कोई जिंदगी है क्या? मर्द जब चाहे उसको घर के अंदर रख ले, जब चाहे उसको छोड़ दे, तो औरत क्या करने के लायक है? मेरे पास क्या है, मैं किसके सहारे जीऊंगी? तो ये बेचारा जो लड़का होता है बड़ा दुखी होता है, कहता है कि नहीं नहीं भाई तुम ऐसे क्यों सोच रही हो, भाई मैंने तुमसे शादी करी है तो मैं
जो है मैं पूरी जिम्मेवारी उठाऊंगा ना उस चीज़ की, तो तुम ऐसे ऐसे मत सोचो भाई मैं हूँ। तो वो कहती कि नहीं, मेरे को तो किसी पे विश्वास नहीं रहा, बिल्कुल किसी पे विश्वास नहीं रहा, मुझे लगता है मेरा कुछ नहीं होगा, मैं अकेली रह जाऊंगी, मुझे मुझे तो दिखाई दे रहा है कि कभी भी मुझे धक्के मार करके निकाल दिया जाएगा और मैं दर दर की ठोकरें खाऊंगी, जैसे दर दर की ठोकरें खा रही थी। तो वो कहता है कि आप मुझे ये बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि आपको मुझ पर विश्वास हो जाए, है ना। तो कहती तुम रहने दो, क्या मैं विश्वास दिलाऊंगी, ये वो। कह रहे नहीं, तुम मुझे बताओ क्या करूं मैं, तुम्हारे को मैं ऐसे मरने तो दे नहीं सकता, किस चीज से जिंदा बच जाएगी तू मेरे को ये बता। तो कहती कि तुम फिर बुरा मत मानना, देखो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे नाम पे कोई जमीन नहीं, कोई जायदाद नहीं, कुछ नहीं है मेरे नाम, है ना। तो तुम्हारी जो जमीन जायदाद है, मतलब जो घर है, सर छुपाने के लिए, काम करने के लिए जो खेत है, अगर तुम ये मेरे नाम पे कर देते तो वो फॉर्मेलिटी के लिए है, सिर्फ सिर्फ मेरी संतुष्टि के लिए है। काम देखो, पुरुष तो तुम ही हो, काम तो तुमने ही करना है, सब कुछ तुमने संभालना है। औरत को तो चोखे चूल्हे से फुर्सत मिल जाए तो ही बहुत है। मेरे को तो मेरे दादा दादी हैं, ये दादा सास, दादी सास, इनकी सेवा से फुर्सत नहीं है, तो फॉर्मेलिटी के लिए। लेकिन अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मुझे ऐसा लगेगा कि भाई ठीक है, मैं कम से कम सेफ तो हूँ। तो वो व्यक्ति सोचता है कि भाई ठीक है भाई, अगर मेरी तो पत्नी है, तो वो क्या करता है कि अपनी जो प्रॉपर्टी होती है वो सब कुछ अपनी पत्नी के नाम पे ट्रांसफर कर देता है। दोस्तों, बताने के अंदर ये छोटा सा एक किस्सा हम बता रहे हैं, लेकिन एक बहुत लंबी साजिश, एक बहुत लंबा बिल्डअप हुआ होगा इसके पीछे, है ना। पर मोटा मोटा ये समझ में आता है कि उससे जो है सब कुछ अपने नाम करवा लेती हैं। अब जैसे अपने नाम करवा लेती हैं तो धीरे धीरे तेवर बदलने लगते हैं, और धीरे धीरे जो तेवर बदलने लगते हैं उसके अंदर सबसे पहला तेवर ये बदलता है कि जिन बूढ़े दादा दादी की सेवा पहले हो रही थी घर के अंदर, वो बूढ़े दादा दादी जो अब चलने फिरने से भी थोड़े लाचार हैं, चल कम पाते हैं, घुटनों में दर्द है और समस्याएं हैं, घर का काम जो बहुरानी है उनसे कराने लग गई है। ये बोल करके कि भाई इतने ये जो हो रहे हैं, जो पड़े पड़े तुम्हारी हड्डियां जो हैं वो खराब हो रही हैं, कुछ काम करोगे, हाथ पैर चलाओगे तो ठीक है, ठीक रहोगे, बल्कि काम किया करो। तो बूढ़ी दादी माँ जो है घर में पोछे लगा रही है, जो बूढ़े दादाजी हैं सामान इधर से उधर उठा करके रख रहे हैं, मतलब एकदम बुजुर्ग लोग ये कर रहे हैं। और जो बेटा है वो घर के अंदर जो है खाट पे पैर, टांग पे टांग रख करके लेटा हुआ है, इनका जो बेटा है। तो सबसे पहले तो ये करने लगती हैं। तो पहले तो अपने पति को ये पता नहीं लगने देती, लेकिन एक दिन पति जो घर है वो जल्दी आ जाता है और वो ये देखता है तो वो डेवेस्टेट हो जाता है कि भाई ये क्या कर रही है, ये क्यों कर रहे हैं। तो पहले तो वो कुछ इन बातों को छुपाती है, लेकिन धीरे धीरे वो खुल करके अपने रंग दिखाने लग जाती है। पहले जो पति है उसके लिए खाना लेकर के जाया करती थी खेत में, वो ले जाना बंद कर दिया। सुबह जो रोटी है वो सूखी रोटी जो है भाई यही लेकर के जा, वहीं पे खा लियो। थोड़ा एटीट्यूड बदलने लग गया। फिर एक बार क्या होता है कि इनका जो बेटा होता है महिला का, वो शराबी तो होता ही है, तो थोड़े उसके जिगर और खुल जाता है, वो घर पे बैठ के शराब पीने लग जाता है। इतने में ये व्यक्ति घर पे आता है और वो देखता है कि बेटा घर के अंदर शराब पी रहा है, तो वो गुस्से से अपना आपा खो देता है और उसका जो सौतेला बेटा होता है उसको बहुत बहुत मारता है कि ये तू क्या कर रहा है घर के अंदर। अब जैसे वो उस बेटे को मारता है तो इनकी वाइफ बीच में आ जाती है और वो वाइफ आकर के कहती है कि ये मेरा बेटा है, ये तेरी औलाद नहीं है, ये मेरी औलाद है, मेरे पहली शादी है, तेरा कोई मतलब नहीं बनता इसको, है ना, मारने का। तो वो कहते हैं कि भाई ये तो मैं अपने घर में होने नहीं दूंगा, ये व्यक्ति बोलता है। तो बोलती हैं कि अपने घर में होने नहीं दूंगा क्या मतलब है, ये मेरा घर है, तेरे को यहाँ पे जमता है तो यहाँ पे रह, वरना ये घर खाली कर और हमारे खेतों में नजर मत आइयो। तो ये वाली बात सुनकर ये व्यक्ति शॉक हो जाता है कि ये क्या बोल रही है ये। और उसको उस टाइम पे रियलाइज होता है कि हाँ, मैं दिन रात काम करने में चाहे कितना भी क्यों ना लगा हुआ हूं, लेकिन कुछ भी मेरा तो है नहीं, सब कुछ तो इनके नाम पे है। तो वो, और फिर वो उस दिन से जैसे उसका झाका खुल जाता है और वो अपने पति के साथ भी बदतमीजी करने लग जाती है और वो उसको स्ट्रिक्ट हिदायत देती है कि जो कमा करके लाता है, जो फसल बिकेगी, सारा पैसा तो मेरे हाथ में रखेगा। अब ये जो व्यक्ति है इसको झटका लगता है और वो एक बारी के लिए सोचता भी है कि अरे मैं यहां पर अपने आप को क्यों घिस रहा हूं, फिर मुझे निकल जाना चाहिए।
लेकिन उनके जो दादा दादी होते हैं, दादा दादी का चेहरा देख करके वो बार बार रुक जाता है। उनके दादा दादी कहते हैं कि बेटा अगर तू घर को छोड़ करके चला जाएगा, ये हमसे काम करवा रही है जो भी है, लेकिन इस उम्र में हम कहाँ धक्के खाएंगे, तो शांत रहे, शांत रहे। और ऐसा कहते कहते जो दादा दादी होते हैं काफी दीर्घायु होते हैं, वो काफी वर्ष जीते हैं। और जब तक उनके जाने का समय आता है तब तक ये खुद बुजुर्ग हो जाते हैं, जिनका साथी हुआ था। तो पूरे जीवन भर धोखा और अत्याचार सहना पड़ता है उस पुरुष को। अत्याचार इस प्रकार से कि मेंटल टॉर्चर बहुत होता है। मेंटल टॉर्चर ऐसा है कि उसके माता पिता, मतलब दादा दादी माता पिता ही हो गए, कि उनके साथ इतना गलत हो रहा है और वो कुछ कर नहीं पाता। बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करता है, वो छूटना चाहता है यहाँ से, भाग जाना चाहता है यहाँ से, कहीं जाकर के मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगा। लेकिन क्योंकि बूढ़े दादा दादी हैं, उनकी शक्ल देख देख करके जो है वो उसी घर के अंदर रहता है, इसी माहौल के अंदर पूरा जीवन जीता है, अपनी पत्नी की और अपने सौतेले बेटे की बदतमीजियां सहता रहता है। सौतेला बेटा कई बार हाथ भी उठाता है, और मतलब बहुत ही जैसे एक ना इंसान अपने घर में कुत्ते जैसी जिंदगी हो जाए, जैसे बोला जाता है ना, बदतर जिंदगी हो जाए। जानवर को भी इंसान ऐसे लात नहीं मारता और वो नहीं करता, उसके लिए भी आजकल तो क्या है, एसी वाले रूम भी होते हैं डॉगीज के लिए, है ना। तो उससे भी बुरा जो जीवन है ये देखता है, पूरे जीवन भर जैसे बंधा रहता है। तो ये पहला पूर्व का जीवन था जो सामने आया। तो पहले तो दोस्तों हम आपको किरदार बता देते हैं कि कौन से किरदार ये जो जीवन के अंदर नजर आए अभी के जीवन में, वो कौन कौन है। सबसे पहले तो जो वहां पर इनको वो पत्नी नजर आती है, कौन सी पत्नी, जो कि आई थी स्कीम बिड़ा करके आई थी, है ना, और इनके यहाँ पे जिसने सब कुछ कब्जा कर लिया, उसको ये अपने इस जीवन के पति के रूप में देखते हैं। और उस पत्नी का जो बेटा था, सौतेला बेटा था इनका, जो मास्टरमाइंड था, जो अपनी माँ को सारी स्कीमें बताता था कि कैसे करना है, कैसे सब कुछ करना है, क्या करो अब क्या करो, जिससे पूरी राय लेती थी, वो और कोई नहीं है, इनके इस जीवन की ननंद है। वो ननंद जो आज भी इनके पति के कान में फूंकती रहती है, उसको समझाती रहती है कि उसको कैसे घर में पिटाई करनी है, आज चपेड़े मारनी है, या आज घूंसे मारने हैं, या आज लातों से पीटना है, या आज छत से गिराने की धमकी देनी है, क्या करना है। जो पूरी गाइडेंस वो देती है, वही वाली ननंद पूर्व के जीवन का सौतेला बेटा है। एक बात जो बहन ने नहीं बताई थी, जो कि हीलर के सामने आए और हीलर ने क्लैरिफाई किया, वो ये है कि पूर्व के जीवन के अंदर, अच्छा जो वो लड़का है ना जिसके साथ गलत हुआ है ना, वो क्लाइंट ही है जो इस जीवन में भी बेचारी इतना ज्यादा पिट रही है, और पिछले जीवन में भी इन्हीं आत्माओं ने उसके साथ धोखा किया था, है ना, उसको मानसिक त्रास बहुत दिया था, बांध करके रखा था। अब जो बात सामने आती है पूर्व के जीवन की, वो ये आती है कि जो पूर्व के जीवन में दादी और दादा थे, वो इस जीवन में कौन है। पूर्व के जीवन के दादी और दादा इनके इस जीवन के माता और पिता हैं। और अपने पूर्व के जीवन के अंदर वो जो दादी दादा हैं, उनकी वजह से ही, अब सब कुछ छीन तो लिया ही गया था, लेकिन उनकी वजह से ही इतने टॉक्सिक और इतना अपमानजनक वाला जो घर था, जहां पे रोज उनका अपमान होता था, उस घर में उनको रहना पड़ता था। क्योंकि दादा दादी थे, क्योंकि खुद तो भाग सकता था लेकिन दादा दादी को लेकर के नहीं भाग सकता था, उनको कहां रखूंगा, क्या वो होगा, उनके चक्कर में पूर्व के जीवन में अटका हुआ था। और हीलर ने क्लाइंट को ये बोला डिस्कशन के दौरान कि मैं ऐसा समझती हूं कि आपके इस जीवन के अंदर, आपके माता पिता वही वाले दादा दादी हैं, आपके इस जीवन के अंदर जब आप इस रिश्ते से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हो, तो आपके दादा दादी पिछले जन्म के, आपके माता पिता का भी इसमें कुछ पार्ट है। वो आपको इस रिश्ते से बाहर नहीं निकलने देते हैं, बार बार वही आपको कन्विंस करते होंगे कि नहीं तुम इस रिश्ते के अंदर रहो, कैसे भी करके तुम इसी रिश्ते को निभाओ। तो ये वाली बात क्लाइंट ने एक्सेप्ट करी कि आप ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एक कारण जिसकी वजह से मैं इस रिश्ते के अंदर बंधी हुई हूं वो मेरे माता पिता हैं। दोस्तों एक हमारे समाज में ना
बहुत सारे लोगों, हर किसी के साथ तो नहीं है अभी समस्या, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ एक मानसिक रोग हो गया है, जैसे ना एक ऑब्सेशन है कि शादी तो करनी होती है, कि जैसे से माता पिता हैं तो वो इस प्रकार से वो पीछे पड़े रहेंगे कि भाई नहीं, रिश्ता निभाओ, जबरदस्ती निभाओ, चाहे बेटी जो है, या पुरुष के साथ भी कई बार ऐसा हो रहा होता है कि जबरदस्ती रिश्ता निभाओ, चाहे जो पार्टनर सफर कर रहा है उसके जहर खाने का उसको वो हो रहा हो कि भाई जहर खा के मर जाऊं मैं, उसकी वो हालत हो रही है, लेकिन नहीं, जहर खा के मर जाना तुम, है ना, चाहे तुम गोली खा के टॉर्चर होके तुम डिप्रेशन से मर जाना, बीमारियां लगा लेना, लेकिन रहो तुम वहीं उसी रिश्ते के अंदर। और अगर रिश्ता तुमने तोड़ ही दिया तो दूसरी शादी कब कर रहे हो, दूसरी शादी कब कर रहे हो, दूसरी शादी कब कर रहे हो। तो हम ऐसा समझते हैं कि देखो, ऐसा नहीं है कि इंसान को विवाह नहीं करना चाहिए, लेकिन विवाह का मतलब होता है परस्पर प्रेम, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे के साथी होते हैं दो लोग। जरूरी नहीं है कि दोनों लोग बिल्कुल सेम पर्सनालिटी के हों, है ना, कि उनकी सोच बिल्कुल मिलती हो, लेकिन एटलीस्ट एक दूसरे के पूरक होते हैं, कि जहां एक पार्टनर कम पड़ेगा वहां दूसरा पार्टनर आकर के उस चीज को फिल कर देगा, है ना, वहां वो कमी पूरी कर देगा, जहां ये वाला कम पड़ जाएगा वहां वो पूरी कर देगा। नोक झोंक होगी, झगड़ा हो जाएगा, लेकिन दोनों में अंडरस्टैंडिंग ये होगी कि फिर भी हम पार्टनर्स हैं, ये हमारा घर है, हमारे को अपने घर को बसाना है, साथ मिलकर के चलना है। तो वो कुछ एडजस्टमेंट यहाँ से होगी, कुछ एडजस्टमेंट वहाँ से होगी, कोई थोड़ा ज़्यादा एडजस्ट करेगा, कोई थोड़ा कम एडजस्ट करेगा, एक दूसरे को समझ करके जीवन चलाते, है ना, एक दूसरे को समझने वाले। ऐसी जगह पे तो घर बसता है, घर है। लेकिन इस तरह की जो रिश्तों के अंदर जैसे बच्ची फंसी हुई है, लोग फंसे होते हैं, तो वो कोई आपका घर है नहीं, वो सिर्फ एक टॉर्चर हाउस है। तो जब भी कोई चीज बिना लॉजिक के ऑब्सेशन बन जाती है, ये करना ही है, करना मतलब प्रथा बन गई है ना, जैसे और भी हमारी कितनी सारी प्रथाएं हैं। प्रथा कोई बनाई जाती है एक सिस्टम बनाने के लिए जिससे सुख मिले, लेकिन अगर प्रथा दुख देने लगे और वो आपके जी का जंजाल बन जाए, तो प्रथा को पालन ही करना है ऐसा नहीं होना चाहिए, समझदार बनना चाहिए, एक नई व्यवस्था बनानी चाहिए, है ना, क्योंकि व्यवस्था के लिए इंसान का जीवन नहीं है, इंसान का जीवन अच्छे से चले इसके लिए व्यवस्था बनाई जाती है ना। लेकिन वही है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, गैप बहुत आ जाता है बहुत बार नॉलेज के अंदर, कोई चीज क्यों शुरू हुई थी उस चीज के अर्थ में उतरने की जगह बस उसको ब्लाइंडली जब फॉलो करने लग जाते हैं और उस चीज को अपनी ईगो से, अपने मान सम्मान से लोग जोड़ लेते हैं, तो अपने ही लोगों को दुख देने का कारण बन जाते हैं, है ना। और समय जो है वो परिवर्तनशील है, समय परिवर्तित होता रहता है। तो जरूरी नहीं है कि आज से 100 साल 200 साल पहले जो समाज की रिक्वायरमेंट थी, जिसके प्रमाण कोई प्रथा बनाई गई थी, आज भी समाज को उसी चीज की आवश्यकता हो सकता है समाज को आज किसी और चीज की आवश्यकता है, तो उसके प्रमाण नई प्रथा, नए सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो वो समझदारी से, चीजों के पीछे लटक करके रहने से कि नहीं यही हमारा कल्चर है, यही, उससे काम नहीं चलता है। अपग्रेड करना हम समझते हैं कि बहुत बहुत आवश्यक है। तो एनीवेज, तो जो टॉक्सिक वो है, उस रिश्ते के अंदर बंधे रहने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि माता और पिता यही चाबी भरते रहते हैं कि वहीं तुम्हारे को रहना है, वहीं तुम्हारे को रहना है, वहीं तुम्हारे को रहना है। और पूर्व के जीवन में भी उन्हीं की वजह से लटके हुए थे। अब दोस्तों यहां पर क्या नजर आ रहा था कि ऑलमोस्ट जैसा इनके जीवन में आज हो रहा है, उसी प्रकार की परिस्थिति, वही विलेन, वही फंसा करके रखने वाले लोग पिछले जीवन में भी थे। तो ऐसा भाई मैंने क्या कर दिया जिसकी वजह से ये सब मेरे साथ हो रहा है। तो जब इस चीज को एक्सप्लोर करने का प्रयास किया जाता है दोस्तों, तो एक और पीछे का जो जीवन है वो इमर्ज होता है। और वो पीछे के जीवन के अंदर भी ये जो बहन है, ये एक पुरुष के रूप में होती है। एक पुरुष नहीं है, युवक टाइप है, 20-22 साल का लड़का है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, बहुत स्मार्ट है और बहुत बहुत अमीर भी है। उसी प्रकार की कहानी सामने आ जाती है कि जब कोई चीज ज्यादा हो जाती है ना, आज आत्मा के पास जब नहीं है तो उसको लगता है कि हाय बड़ा दुख है, हाय मेरे को टॉर्चर कर दिया, हाय मुझसे छीन लिया। लेकिन जब बहुत ज्यादा था
और जब दूसरों में एक क्षमता ही नहीं थी कि आपके पास जो ज्यादा है वो आपसे छीन ले, तो उस समय आपने उसका क्या किया, ये चीज मैटर करती है। और आज की डेट में भी जब हमारे पास कोई भी चीज अथाह है, उसका हम क्या करते हैं, क्या हमारे को करना चाहिए, इसकी शिक्षा इस कहानी से हमारे को मिलती है। तो एक बड़े ही मनचले टाइप का लड़का जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से, नहीं दूसरों के इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि धन बहुत बहुत ज्यादा है। जमींदारों का लड़का है, बहुत बड़ी जागीर है, बहुत बड़े जमींदार हैं, जहां तक नजर दौड़ाओगे वहां तक हमारी जमीन है, नजर खत्म हो जाएगी जमीन खत्म नहीं होगी, इतनी जमीनें हैं। ऐसे जमींदारों के परिवार का लड़का है। बहुत सारे लोग काम करते हैं और घर पे, इनके घर पे कुछ पर्सनल नौकर हैं जो कि एक भाई बहन है। और जो भाई बहन है वो कुछ ऐसा है कि उनमें जो बहन है वो बहुत बहुत सुंदर है, इससे उम्र में काफी बड़ी है, लेकिन उसके ऊपर इसकी जो दृष्टि है वो बहुत खराब है, बहुत गंदी है, जिसके चलते हर रोज जो है ये उस महिला के साथ छेड़ाछाड़ी करता है, छेड़ाखानी करता है। कभी उसका हाथ पकड़ लिया, कभी गलत तरह से उसको टच कर लिया, वो झटकती रहती है, उसको बुरा लगता है। और फिर एक दिन ऐसा दृश्य सामने आता है कि वो जो जैसे अंदर वाले किसी कमरे के अंदर काम कर रही होती है, बेडरूम में काम कर रही होती है, तो जबरदस्ती जो है जैसे उसके, आप समझ रहे हैं मतलब कि ये उनको मोलेस्ट करता है और जैसे जबरदस्ती करता है उनके साथ। और जो है वो बेचारी बहुत दुखी होती है, बहुत रोती है ना, और रोते हुए बाहर जाती है। तो जो उसके कपड़ों की हालत होती है, जो उसकी हालत होती है, उसी जो महिला है उसका भाई जो है देख लेता है और देख करके उसकी आंखों में खून उतर आता है। लेकिन जो मालिक है, जो वो लड़का है, उसका एटीट्यूड देख करके उसका सारा उबलता हुआ खून शांत हो जाता है। क्योंकि जब कोई इंसान कोई गलत काम कर लेता है ना, तो उसके अंदर भी एक भय नजर आता है, एक चोर नजर आता है। लेकिन ये जो लड़का है, इसकी आंखों में कोई भय नहीं है, इसकी आंखों में तो ये है कि हमारा अधिकार है, मुझे पसंद आ गई, मेरे पास काम करती है, मेरे नौकर हैं, अगर मैंने कुछ ऐसा कर भी लिया तो क्या आफत आ गई। तो वो बाहर निकलता और इसी एटीट्यूड से उसके भाई को देखता, उसको बोलता है हाँ क्या काम कर अपना। तो उसका जो क्रोध है इस मालिक के कॉन्फिडेंस को देख करके ठंडा पड़ जाता। तो वो जो है नौकर जो घर पे बहुत मजबूर हैं, बहुत गरीब हैं। अच्छा ये होता है, तो इसके बाद इसकी हिम्मत और बढ़ जाती है। पहले तो जैसे वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता था, पकड़ता था कहीं कहीं जा करके, अब उसका ऐसा हो गया है कि वो जैसे महिला काम कर रही हो तो उसको वो इशारा कर देता है कि चल चलो ठीक है। तो मतलब जब उसका मन करता है वो उसको ले जाता है। ऐसा औरों के साथ भी करता होगा, लेकिन बेसिकली एक ये विशेष सबसे ज्यादा जिसको टॉर्चर किया गया महिला को वो नजर आती, तो उसको कर जाता है। तो जो भाई है उसको बहुत बहुत गुस्सा है, लेकिन वो ये बात अच्छे से जानता है ये जमींदार हैं, एक तो इसका मैं कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा, अगर इसका मैंने बिगाड़ लिया तो हमारा क्या होगा, हमारे को तो भूख से ही मरना, मान लो मैं मार दूं इसको, तो उसके बाद या तो हमारे को मार दिया जाएगा, अगर हम भाग भी जाएंगे तो कहीं काम मिलेगा नहीं मिलेगा, जो है भूख से ही जिंदगी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे हमारे सर पे छत तो है। वो लोग निरंतर ये सोचते हैं, जो भाई है वो हर वक्त दिमाग में सोचता है, आइडिया सोचता रहता है कि कैसे बदला लिया जाए, लेकिन उस जीवन के अंदर उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता कि कैसे बदला लिया जा सकता है, कोई रास्ता नहीं है उसके पास। जैसे कोई दिमाग नहीं लगा पा रहा है वो कि कैसे बदला लिया जा सकता है ही नहीं उसके पास, कोई स्कीम ही नहीं है। फिर ये भी आता है कि जैसे भाई ये करते हैं तो मलाल कोई है नहीं इस व्यक्ति को जो ये सब कर रहा है। और ये वाली जो बातें हैं ना, इस लड़के के माता पिता को अच्छे से पता है। जो नौकर हैं वो मुंह खोल करके तो नहीं बोल रहे उनको, लेकिन उनकी आंखें जो बड़े मालिक हैं उनसे कह रही हैं कि हमारे साथ बहुत गलत होता है। और जो माता पिता हैं, जो मतलब बड़े जमींदार हैं, उनकी आंखें ये कह रही हैं कि गलत तो तुम्हारे साथ हो रहा है, लेकिन हमारा भी एक ही लड़का है, हम क्या कर सकते हैं, हम बस देख सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते,
हमारे घर का चिराग है। घर का चिराग अपने घर में रोशनी करने के लिए होता है, गरीबों के झोपड़े में आग लगाने के लिए नहीं। तुम्हारे घर का चिराग जो है, अगर वो दूसरों के झोपड़े में आग लगा रहा है तो उसको जिंदा जला देना चाहिए, है ना। लेकिन नहीं, हमारे वंश का क्या होगा, हम खत्म हो जाएंगे। भाई जैसे ये भी एक ऑब्सेशन होता है ना, मोह, कि भाई अगर हमारे लड़के कोई कुछ वो हो गया, इसको सजा मिल गई, ये जो है मतलब जैसे हमने इसको डांट दिया, कुछ इसने अपने साथ कर लिया, ये मर मुरा गया, तो वही है फिर जैसे हम डायनासोर हैं, जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए थे वैसे ही मनुष्य विलुप्त हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि हमारी जो इतनी जमीन जायदाद है उसका हमारे बाद क्या होगा। अरे भाई अपने बाद तो ऊपर निकल लिए, आगे निकल लिए, उसका होना क्या, उसका वैसे भी अपने से क्या लेना देना। जो पीछे के लोग हैं उन्होंने देखना होता है, और जो पीछे के लोग नहीं हैं तो क्या होगा, बंजर हो जाएगा, खंडर बन जाएगा, है ना। और अगर वो भी नहीं होगा तो पूरा पूरा जीवन जो लोग आपको दे रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, है ना, आप उनको हैंड ओवर करके चले जाओ। वो कुछ कमा लेंगे, वो कुछ बन लेंगे, वो बांट लेंगे। उन्होंने भी तो अपना जीवन दिया है ना, अपनी वफादारी आपको दी है ना। जैसे फॉरेन कंट्रीज में इसी प्रकार से होता है, तो वो कर लेंगे, खत्म थोड़ी हो जाएगा। लेकिन नहीं, है ना, हमारे अगर हमारा खून है तो वो कुछ भी गलत करे तो एक मजबूरी सी जो है, जो कई बार लोग हैं वो फील करते हैं, तो वही मजबूरी है। तो ऐसा दिखाई देता है कि अपने पूरे जीवन भर उस महिला को वो मोलेस्ट करता रहा, कुछ उसका ऑब्सेशन था उस महिला के साथ। और भी कईयों के साथ किया होगा, उसका पाप अलग से सामने आने वाला होगा या आया होगा तो पता नहीं। लेकिन जैसे उस लड़के का विवाह भी हो जाता है, सब कुछ भी हो जाता है, लेकिन उस महिला के साथ गलत करना वो जो है व्यक्ति नहीं छोड़ता। पूरे जीवन भर उस महिला का भाई मजबूरी में यही दिमाग लगाता रहता है कि इसको मज़ा कैसे चखाएंगे, इसका क्या हम कैसे करेंगे, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते। तो अब बात करते हैं, किरदार तो दोस्तों वही वाले हैं, है ना, समझ ही गए होंगे। तो पूर्व के जीवन में जिस महिला के साथ मोलेस्टेशन किया गया, गलत काम किया गया, बार बार पूरी जिंदगी भर उसको रुलाया गया, है ना, उसके साथ गलत व्यवहार किया गया, वो अभी के जीवन में अगर देखा जाए तो इनके इस जीवन की ननंद है, पति नहीं, ननंद, जो कि पीछे पड़ी हुई है इनके। और उसका जो भाई है, जिस भाई ने बदला लेना था, जो मारना चाहता था, फाड़ देना चाहता था, वो इनके पति हैं। और इससे जो पिछला जीवन था उसके अंदर रोल्स थोड़े रिवर्स थे। पिछले जीवन के अंदर जो महिला आई थी, जो कि इनकी विवाहिता बन करके आई थी, जो जिसके पति ने उसको छोड़ दिया था, वो वही महिला थी जिसको ये मोलेस्ट करते थे। यानी इनके इस जीवन की जो ननंद है वो पिछले जीवन में पत्नी थी, जिसकी सेकंड मैरिज थी। और उसका जो बेटा था, जो पिछले जीवन में प्लानिंग्स करता था कि कैसे करना है, जो पूरा जिसने अपनी माँ को दिमाग दिया था, वो मतलब पिछले से पिछले जीवन का ये जो भाई था, है ना। सॉरी, थोड़ा हम ही बताने में कंफ्यूज हो गए हैं, बट वजह रोल उन्होंने स्विच किए आपस में, कि एक जीवन में एक पार्टनर रहा है इनका, दूसरे जीवन में दूसरा पार्टनर रहा है। तो लेकिन वही दोनों हैं जो मिलकर के जो है इनसे बदला ले रहे हैं। पिछले जीवन को अगर हम देखें, अच्छा, और वो जो मालिक थे, बड़े जमींदार थे, वो पिछले जीवन में दादा दादी थे, इस जीवन में फिर माता पिता हैं। उन्होंने ना साक्षी होकर के देखा था कि उनके बेटे ने कितना गलत किया नौकरों के साथ। अपने मोह के चलते, अपना जो उनका एक लगाव है उसके चलते उन्होंने बेटे को कभी कुछ कहा नहीं, डरते से थे, अपने बेटे से इकलौता बेटा था, उन्होंने उसको कुछ कहा नहीं। लेकिन वो जानते थे कि गलत बहुत कर रहे हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं जैसे उनके अंदर भी होगा कि नहीं, काश हम अपने बेटे को रोक पाते। तो पिछले जीवन में जब वो दादा दादी बने और इनके साथ गलत हुआ, तो वही लोग निमित्त बने जैसे इनको उस रिश्ते में रोक करके रखने का। और आज भी इनके साथ कितना गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी माता पिता को अंदर से इंस्पिरेशन क्या आता है कि नहीं नहीं वहीं रहना चाहिए। वो निमित्त बन रहे हैं फिर से इनको
इसी रिश्ते के अंदर रोक करके रखने का। एक और चीज दोस्तों जो निकली तो नहीं, सामने तो नहीं आई, लेकिन हम समझते हैं कि ऐसा ही होगा, हमारा अंदाजा है ये वाली बात, कि जो पिछले जीवन के अंदर लोग इनका रिश्ता नहीं होने दे रहे थे ना, कि भी माता पिता तो है नहीं, हमारी बेटी को हम कैसे दे दें। ये जो गांव के लोग थे, जो पड़ोसी थे पिछले जीवन में, जो रिश्ता नहीं होने दे रहे थे, और अल्टीमेटली वो जो दुहाजू महिला थी जिसको छोड़ दिया था और उन्होंने फिर इनसे विवाह किया और इनको बर्बाद कर दिया, इस चीज के निमित्त पिछले जीवन में इनके गांव वाले बने। हम ऐसा बस समझते हैं कि जब ये बड़े जमींदार थे तो आसपास के जो लोग रहे होंगे, इनका कोई मुंशी रहा होगा और मजदूर रहे होंगे काम करने वाले, और आसपास के लोग रहे होंगे जो देखते होंगे कि कितना गलत करता है ये इन भाई बहनों के साथ, कैसे उसकी इज्जत के साथ खेल रहा है ना। ये वही लोग होंगे जो कि पिछले जीवन में इनके गांव वाले थे। उनकी आत्मा के अंदर इस चीज का इंस्पिरेशन आता होगा कि बंदा ठीक नहीं, इसको अपनी बेटी नहीं दी जा सकती, भाई ये तो अय्याश है इंसान ये। हालांकि पिछले जीवन में ऐसा संस्कार, ऐसा स्वभाव सामने नहीं आया, क्योंकि थोड़ी गरीबी थी, जिम्मेदारियां थी, उसने दबा दिया था पर्सनालिटी को। लेकिन दूसरी आत्माएं तो पहचान जाती है ना कि ये वही है ये, इसीलिए कोई भी शायद इनको अपनी बेटी दे नहीं रहा था, और फिर घूम फिर करके उन्हीं आत्माओं के साथ इनको फंसना पड़ा। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे इस जीवन में भी, ये बात हमारे हीलर ने क्लाइंट को नहीं कही है, लेकिन अगर हमारे क्लाइंट इस वीडियो को देखें तो शर्तिया बहुत सारे ऐसे लोग होंगे इनके जीवन के अंदर जिनको इनकी परिस्थिति नजर आती होगी, लेकिन इनके दुख से वो बिल्कुल भी दुखी नहीं होते होंगे। उनको मतलब इतना बुरा हो रहा है किसी महिला के साथ, लेकिन जैसे वो खड़े नहीं होते होंगे इनके साथ, अवॉइड करते होंगे आस पड़ोस के लोग, या कोई भी मतलब इनको सही एडवाइस नहीं देता होगा। ये वही सारे लोग होंगे जिन्होंने अत्याचार होते हुए देखा है उस जीवन में जब ये जमींदारों के लड़के थे। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं गाइडेंस की, कि जो इनके स्पिरिट गाइड हैं उनसे क्या गाइडेंस आया, और डार्क एनर्जी से रिलेटेड भी क्या वो आया। स्पिरिट गाइड से गाइडेंस ये आया कि आपने अपने पिछले जीवन के अंदर जो पूरे जीवन भर धोखा सहा, उसके माध्यम से आपने काफी अपना कार्मिक अकाउंट पूरा कर लिया है। कौन सा वाला कार्मिक अकाउंट? जो अपने धन के बल पे, धन था ना, बहुत ज्यादा धनवान थे, और उस धन से शक्ति खरीदी हुई थी, है ना, इन्फ्लुएंस खरीदा हुआ था। उस धन के और इन्फ्लुएंस के बल पे जो आपने गरीबों की अस्मत लूटी, है ना, जो उनके जीवन में आग लगाई, उसी धन को आपसे छीनने के लिए पूर्व के जीवन में आए थे। उनको ऑब्सेशन था, उन्होंने छीन लिया। लेकिन आप फिजिकल टॉर्चर भी तो कर रहे हो ना, है ना, कि आप फिजिकली कर रहे हो। किसी के साथ ऐसा होता है कि देखो, जब मर्जी नहीं होती ना तो बहुत बड़ा अत्याचार हो जाता है। तो आपने जो मानसिक त्रास दिया, जो शारीरिक तकलीफ दी उनको, महिला को विशेषकर, वही शारीरिक तकलीफ जो है आपका पति बन करके आपको दे रहा है ना। ही इज सो ब्रूटल इन एवरीथिंग, तो आपको वो दे रहा है। तो गाइड से गाइडेंस ये आया कि पिछले जीवन में धन गवाया और इस जीवन में तन गवाया, मारपीट वगैरह सब कुछ आपने सहा, तो आपका कार्मिक अकाउंट इनसे पूरा हो गया है। लेकिन उन आत्माओं के अंदर जो क्रोध है, उनके साथ जो हुआ है, उनका क्रोध शांत नहीं होने का। आप कोई भी पुरुषार्थ कर लो, आप जितना मर्जी क्षमा योग कर लो, इन आत्माओं के अंदर इतना क्रोध है कि आप उसको शांत नहीं कर पाओगे। ये आपको टॉर्चर करते रहेंगे। गाइड से ये भी गाइडेंस आया कि जो ननंद है उसने तुम्हारे पति के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रखा है, अपने ही भाई के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रखा है ताकि वो तुम्हें टॉर्चर करे। अब कई बार हम सोचते हैं उन्होंने आपस में क्यों करा। आपस के भी कुछ कार्मिक अकाउंट्स होते ही हैं लोगों के, है ना। जैसे वहां पे भाई था, वो बहन के साथ ऐसा हो रहा था, जो भी है, उसने कोई एक्शन तो नहीं लिया ना बचाने के लिए, चाहता था, लिया नहीं। तो उनके आपस में भी कुछ कार्मिक अकाउंट्स हैं जिस चीज के चलते बहन ने अपने ही भाई पे ब्लैक मैजिक करा रखा है। तो जो डार्क एंटिटी है वो तुम्हारे पति के साथ अटैच्ड रहती है और तुम्हारे घर के अंदर घूमती है। ब्लैक मैजिक तुम पे नहीं कराया है, लेकिन हाँ उसके माध्यम से नुकसान तुम्हारा करवा रहे हैं। तो क्लाइंट को यह भी समझाया गया कि जब भी आप घर से बाहर जाते होगे,
या मान लीजिए मायके चले गए, कहीं भी आप घर से बाहर जाते होगे, आपको बहुत हल्कापन फील होता होगा, घर में आते ही भारीपन फील होता होगा, और पति जब पास आ गया, जिस दिन वो कुछ नहीं भी कह रहे तो भी बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता होगा। क्या ये बात सच है? तो क्लाइंट ने बोला हाँ ये बात सच है, यहाँ पर मुझे भारीपन, वो घर में झगड़ा वगड़ा भी होता है तो एनर्जी हैवी होती है, भारीपन फील होता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का अटैचमेंट क्लाइंट के साथ नहीं है। तो अगर ये कहीं बाहर जाते हैं तो वो अटैचमेंट वाली एनर्जी इनके साथ नहीं जाती है, वो वहीं रहती है। तो अटैचमेंट और एनर्जी का प्रभाव घर में और इनके पति के ऊपर है। तो चाहे ये योग कर लें, साधना कर लें, पति के साथ रिलेशन ठीक नहीं होने वाला है, और इस घर में रह करके कोई योग साधना वगैरह ये कर भी नहीं पाएंगे। तो इनको ये गाइडेंस आया कि अपना धन गवा करके और अपना तन गवा करके, जिन दोनों रीति आपने इनको टॉर्चर किया था, अपने पूर्व का पूरा जीवन दे करके और अपने ये वाले जीवन के 5-6 वर्ष दे करके आप उसको पूरा कर चुके हैं। आज अगर अब आप डिसाइड करते हैं कि भाई मुझे इस घर के अंदर ही रहना है, मैं यहीं पे रहूंगी, तो आपका जो भी सजा है उसको बढ़ाने की जिम्मेवारी आपकी है, आप बढ़ा रहे हो उसको। और फिर जो बेटा है, बेटा भी इन्वॉल्व होगा तो आप उसको इन्वॉल्व करोगे। उसका वैसे एज सच कोई कार्मिक अकाउंट है नहीं, उसका कार्मिक अकाउंट मतलब इन्वॉल्व होना बनता नहीं है। तो ऑल इन ऑल इनको गाइडेंस ये आया कि इस रिश्ते के अंदर से आपको बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन साथ में ही ये बात भी आई कि तुम्हें तुम्हारी ननंद इस रिश्ते से बाहर निकलने नहीं देगी आसानी से, उसके लिए तुम्हें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। ये जिस कैद में हैं आप, ठीक है, तो बहन को बोला गया कि आपको परमात्मा शिव को केदारनाथ के रूप में साधने की आवश्यकता है। जब भी हम भोलेनाथ को केदारनाथ के रूप में याद करते हैं तो केदारनाथ कहाँ होते हैं? ऊंचे स्थान पर स्थित हैं। सबसे ऊंची अवस्था जो है उस पर पहुंचने की जो एनर्जी है वो भोलेनाथ की केदारनाथ के रूप में होती है। तो बाबा को केदारनाथ के रूप में आपको याद करना है, मैं मास्टर केदारनाथ हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा स्मृति में रहना है, स्वयं सात्विक अन्न खाना है, उसका प्रयास करना है ना। तो ये आप योग करेंगे तो ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आप इस कैद से छूट पाएंगे, है ना। तो एक योग साधना की जाए, अच्छा उसमें भी अड़चने आएंगी, उसमें भी वो झगड़े वगड़े करेंगे, लेकिन केदारनाथ का योग इनको करना है। अच्छा पहले जो ये करते थे उसमें ज़्यादा दिक्कत कहाँ आ रही थी? पहले क्या मना किया गया? एक बात हमने ये भी बोली है कि जितना मर्जी इसमें बताया गया कि पूजा पाठ कर लो, कोई फायदा नहीं, और ज़्यादा झगड़े होंगे। वो क्या है कि वो पूजा पाठ ये बच्ची कर रही थी कि घर के अंदर शांति हो जाए, मेरे पति ठीक हो जाएं, यहाँ की परिस्थितियाँ रिजॉल्व हो जाएं, उसके लिए थी, है ना। तो वो चीज़ होनी ही नहीं है। बच्ची को यही प्रयास करना है कि मैं यहाँ से एग्जिट कैसे करूँगी। तो हाई इंटेंसिटी से केदारनाथ जी का ध्यान निरंतर करना है और वैसे भी सोचना है कि भाई कैसे मैं एग्जिट वो करूं। माता पिता कई बार ऐसे केस के अंदर, जैसे इनके केस के अंदर सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा क्या होता है कि हिम्मत करके हम बोलेंगे ये वाली बात, ये गाइडेंस में नहीं आया। गाइडेंस में तो यही आया कि भाई अब आपको रहने की आवश्यकता नहीं है, केदारनाथ जी का योग कीजिए और जो है एग्जिट कीजिए रिलेशनशिप को। तो हम तो ये बोलेंगे कि मम्मी पापा हैं, जो भी हैं, जितना मर्जी मना कर रहे हैं, उनके घर जाकर के बैठ जाओ। उनके घर जाकर के बैठोगे, पहले तो भारीपन से आप हो जाओगे। अभी अगर आप कोई अपने लिए कोई जॉब ढूंढने का प्रयास करते होगे, या आप सोचते हो कि फ्रीलांसर बन करके मैं कुछ काम कर लूँ, या वैसे कोई काम धंधा खोल लूँ, कोई रेडी लगा लूँ, है ना, तो आपका दिमाग नहीं चलता होगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा भारी है। तो सबसे पहले इस एनर्जी को एग्जिट करो, मम्मी पापा के घर पहुंच जाओ, अचानक चले जाओ यहाँ से, जब पति घर पे ना हो अचानक आप चले जाएं, ठीक है। और ये बोल दें कि भाई कुछ बहाना बना दो कि भाई कोई इमरजेंसी आ गई है, वो ये वो है जी, तो मैं जो है वो वहाँ रहो। आप वहाँ आप रहोगे, पहले तो आप रिलीव्ड रहोगे, वहाँ रह करके अपने लिए कोई काम वगैरह ढूंढो। मम्मी पापा पे भी बोझ नहीं बनना, क्योंकि बुजुर्गों को एक ये टेंशन भी होती है कि हम कहाँ संभालेंगे यार, हम कैसे संभालेंगे, थोड़ा अपना भी होता है ये चीज़। तो खड़ा अपने पैरों पे ही होना है, लेकिन इस घर में आप अपने पैरों पे खड़ा हो नहीं पाओगे, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत बहुत टॉक्सिक है। तो वहाँ शिफ्ट हो जाओ। मतलब आप बात अगर करते रहोगे कि मम्मा मैं आ जाऊँ, पापा मैं आ जाऊँ,
शायद वो आपको अलाउ ना करें, तो धमक पड़ो और एक गोल लेकर के चलो कि 2 से 3 महीने के अंदर अपने लिए कोई काम मुझे सेट करना है। चाहे कोई जॉब पकड़ लो, एज अ फ्रीलांसर काम कर लो, कोई छोटा मोटा बिजनेस रेडी ठेला ही सोच लो, है ना, लेकिन 3 महीने का आप टारगेट लेकर के चलो, मुझे करना है। मम्मी पापा को भी यही बोलो कि मैं कर रही हूँ, है ना, आप पे बोझ में नहीं बनूंगी। लेकिन जो इनिशियली आप चल रहे हो ना कि वो परमिशन दें, वो परमिशन नहीं आएगी, क्योंकि आपके मम्मी पापा की जो आत्मा है उनके अंदर से उनको यही इंस्पिरेशन आता है कि भाई ये गलत किया है, तो उनकी आपके साथ जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन उतना गलत उनको नजर नहीं आ रहा है। अब ये जो बहन है, इनकी हालत देख करके कई सारे भाई बहन ये भी बोलेंगे कि इतना गलत हुआ, पुलिस केस कर दो, ये कर दो, वो कर दो। देखो, वो एक एंगल ये हो सकता है कि अगर ऐसे, मतलब क्योंकि अब तो जैसे ये ना, वो जो कीड़े होते हैं ना काटने वाले, वो वाला काम हो गया इन लोगों का, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम दें कि जैसे सुअर कीचड़ में होता है, तो पति का वो वाला काम हो गया, ठीक है, कि उसका तो काम ही उस कीचड़ में रहने का, वो तो है ही कलेशी, उसने कलेश करना ही है। ये हम सबको एडवाइस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बहन के केस के अंदर जितना टॉर्चर और सरदर्द से गुजर रही है ना, हम ऐसा समझते हैं कि अगर शांति मिल जाए ना, सुख चैन से ये जी पाए ना, तो वो बहुत हो जाएगा। अगर ये इस चीज के अंदर पड़ती हैं कि भी मैं केस करके मैं भी मजा चखाऊं और ये सब मैं करूं, है ना, पहली बात तो बहन में वो दिमाग इतना खा गए हैं इनका, वो बचा ही नहीं है इनके अंदर। ये सब करने के लिए भी दिमाग चाहिए, है ना, जान प्राण चाहिए, वो सारा जान प्राण चूस चुके हैं वो लोग, ठीक है। तो और अगर ऐसा करते हैं तो फिर क्या, केसों में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा इन लोगों के साथ, मत्था मारना पड़ेगा, पुलिस को एक्सप्लेन करो, ये करो, वो करो, बहुत ज्यादा मत्था मारना पड़ेगा इन लोगों के साथ। और ये तो हैं ही एक प्रकार से, जैसे हैं ही कीचड़ में रहने वाले वो, मतलब, तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो हैं ही टॉक्सिक। जैसे बहन भी डिवोर्स है उनकी, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि थोड़ा टॉक्सिक ही रही होंगी वहां पे भी, है ना, और वही टॉक्सिसिटी यहाँ फैला रही है, तो उनको टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहना की आदत है। तो यहां पर अगेन ये बच्ची को डिसाइड करना है कि उनसे अब बदला लेना है या फिर अपने जीवन के अंदर अपनी जान छुड़ानी है और एक नई जो है अपने लिए रास्ता निकालना है ना, क्योंकि इनके साथ मत्था मारते रहे ना, ये जिंदगी के और 10 साल खा जाएंगे। बाकी फिर भी ये बच्ची जो है उसकी चॉइस है, तो हमारी एडवाइस है इस केस के अंदर, इनका सारा आगे पीछे का सब देखते हुए उसके अकॉर्डिंगली एडवाइस है। तो हम तो यही बोलेंगे कि भाई निकलो और अपना जीवन सुधारो, आगे बच्चे का जीवन सुधारो, ठीक है जी। बाकी हम आशा करते हैं कि इससे आप लोगों को शिक्षा मिली होगी। विशेष शिक्षा इसी चीज़ की है कि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के पास आज पावर है ना, आज आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो अहंकार होता है ना, वो हमारे को ऐसा सोचने मजबूर करता है कि भाई आज ये हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। आज आप उस पोजीशन के अंदर हो कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जो समय का पहिया है ये घूमता है फिरता है भैया। आज हम पावरफुल हम कर लेते हैं, लेकिन फिर जब अपने पे बीतती है ना, तो भाई झेली नहीं जाती। पूरा पूरा जीवन जब अपना बर्बाद होता है, दुखों से घिरा रहता है, अनसर्टेनिटी होती है, वो झेला नहीं जाता। तो इसीलिए हमारे सामने अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो दुखों में है, पहले ही गरीब है, उसके जीवन में अनसर्टेनिटी है, तो उसको सहयोग भले ही ना करो, लेकिन ऐसी परिस्थिति ना उत्पन्न करो जिससे कि उसका जीवन नरक हो जाए। हम अगर दूसरों का जीवन नरक बनाने के निमित्त बनेंगे तो नरक हमें ढूंढते हुए हमारे जीवन में किसी ना किसी प्रकार से आ ही जाएगा। अब ये प्यारी बच्ची कुछ भी कर ले, स्ट्रगल तो भाई देखो रहेगा। पति के साथ रहेगी तो मारपीट और ये सब होता ही रहेगा, पुलिस केस करेगी तो चक्कर काटेगी, यहाँ से बाहर निकल जाएगी तो शांति मिलेगी, लेकिन अपने जीवन को अकेले बच्चे को रेज करेगी और करेगी तो स्ट्रगल तो फिर भी रहेगा। तो क्या चूज करना है वो बच्चे के हाथ में है। लेकिन भैया जैसे हमने बोला, दूसरे किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जीव जंतु के जीवन को नरक बनाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि फिर नरक ढूंढते हुए हमारे को आ जाता है नरक कहीं और नहीं है, यही है। यही मनुष्य शरीर में रहते हुए ही जानवरों वाला जीवन जीना पड़ जाता भाई। गरुड़ पुराण की जो सजाएं हैं यही भोगनी पड़ती। तो
नरक ढूंढ लेता है। अगर हम चाहते हैं कि नरक हमारे को ना ढूंढे, स्वर्ग हमारे को ढूंढता हुआ है, जीवन स्वर्ग समान हो, तो स्वर्ग भी यहीं धरती पर होता है। तो दूसरों के जीवन को स्वर्ग हम कैसे बना सकते हैं, हमारा कार्य ऐसा कैसे, हम क्या कार्य करें जिसका इम्पैक्ट ऐसा हो समाज पे, दुनिया पे, जिससे कि दूसरों का जीवन बेहतर हो, उनके जीवन में सुख आए, कुछ उस स्वर्ग को वो अनुभव करे। तो जितनी आत्माओं को स्वर्ग की सुख शांति हम यहाँ पर रहते हुए अनुभव कराते हैं, उनकी दुआएं वैसे ही स्वर्ग जैसा जीवन फिर हमारे जीवन में लेकर के आती हैं। तो हमारे जो दर्शक हैं वो ऐसे अच्छे कर्म करेंगे कि उनको नरक नहीं स्वर्ग ढूंढता हुआ आएगा और उनका जीवन जो है सुख से भर जाएगा, शांति से भर जाएगा, है ना, हर प्रकार की संपदा से, भरपूरता से भर जाएगा। इसी शुभ इच्छा के साथ हमने वीडियो बनाया। तो हम आशा करते हैं इससे ये सब शिक्षा हम लेंगे, अच्छे काम हम करेंगे। और क्या आपको शिक्षा मिली इस वीडियो से, हमारे को ज़रूर बताएं। और मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अच्छा।